दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका नेशनल क्लासेस में। जैसा कि मैं युगनू के भी पाठ्यक्रम आपके सामने लेके आता हूँ। एमए हिंदी पाठ्यक्रम के तहत हम द्वितीय वर्ष में जो ज़्यादातर चलता है, ज़्यादातर क्या द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ही है, उपन्यास है। और इसका कोर्स कोड आपके सामने है MHD 16 भारतीय उपन्यास, और इसका जो टाइटल है वह है जंगल के दावेदार, जिसकी लेखिका महाश्वेता देवी है। इसको हम क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन सारांश के शब्दों में। सारांश इसलिए क्योंकि आपको कम समय में अच्छी और ठोस जानकारियाँ दी जा सके। महाश्वेता देवी 1926 में 14 जनवरी को कोलकाता में एक अभिजात उच्च वर्ग के परिवार में पैदा हुई। परिवार प्रतिभाधनी था, जिसमें कई लेखक, कलाकार, फिल्म निर्देशन आदि रहे। महाश्वेता देवी ने अंग्रेजी में ऑनर्स किया और बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई, जहाँ उन्होंने दायित्व, कर्तव्यों, संदर्भ आदि मूल्य ग्रहण किए। तो पहले उनकी व्यक्तित्व कृतित्व की बात की जाती है, उसके बाद चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। उस समय का मध्यवर्गीय समाज संरक्षणशील था और लड़कियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, लेकिन स्वभाव से गतिशील महाश्वेता देवी ने इन बंधनों को नहीं माना। परंपरा तोड़ने की उनकी यह प्रवृत्ति उनके साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। किशोरी महाश्वेता देवी में भी स्वाधीनता युवती के लक्षण दिखाई देते हैं। उनको इस अवस्था में समाज में आसपास गरीबी, शोषण, प्रशासनिक दमन आदि घटनाओं के प्रत्यक्ष दर्शन किए, जिससे कि जीवन को देखने की उनकी दृष्टि में परिवर्तन आया। 1947 में विजयन भट्टाचार्य से उनका विवाह हुआ। 1962 में विवाह विच्छेद भी हो गया, यानी कि तलाक हो गया, टूट गया। इस बीच आपने नौकरी की और अपनी इच्छा से भारतीय इतिहास संबंधी गहरा अध्ययन किया। 1957 में आपका पहला उपन्यास नटी प्रकाशित हुआ। अपने जीवन काल में आपको लगभग 64 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। इन उपन्यासों में प्रारंभिक उपन्यास छोड़कर शेष सभी उपन्यासों में सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक आदि समस्याओं का समावेश हुआ है। इस संदर्भ में वो खुद कहते हैं कि मैं अंतिम वाक्य तक मनुष्य के लिए बोलना चाहती हूँ, मनुष्यों के लिए जिनके सीने की हड्डी उभरी है, जो दुखी हैं, मेहनती हैं। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें कि यह बताया गया है कि बांग्ला उपन्यास साहित्य और महाश्वेता देवी। सारांश इसलिए आपको यह बता दें कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सारगर्भित चीज़ें मिले। चलिए, आधुनिक बांग्ला साहित्य में दो विशिष्ट धाराएं दिखाई पड़ती है: शहरी भद्रलोक संबंधी और बृहत्तर जनसाधारण और ग्रामीण समाज पर आधारित। बंकिम चंद्र के उपन्यासों में नर नारी के संबंधों की व्याख्या है, जो पारिवारिक जीवन पर आधारित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास में व्यक्ति या चरित्रों का सूक्ष्मतम निरीक्षण है। उनके उपन्यास मूलतः तत्व पे आश्रित हैं। उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना है। शरद चंद्र ने अपने उपन्यासों में व्यक्ति स्वाधीनता का गौरवपूर्ण चित्रण किया है। मानवीय संबंधों में प्रेम के माध्यम से व्यक्ति चेतना की व्याख्या की है। इन प्रख्यात उपन्यासकारों के बाद कल्लोल समूह के उपन्यासकार प्रकाश में आए। उनके बाद बांग्ला उपन्यास जगत में ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय ने अपने लेखन से बांग्ला साहित्य के स्वर्ण युग का निर्माण किया। ताराशंकर आंचलिक कथाओं का चित्रण करते हैं, विभूति पूर्ण ने जन सामान्य को केंद्र में रखा और मानिक में समाज के निचले स्तर के प्रति संवेदना का स्वर प्रखर है। जनजातीय जीवन पर दो पूर्ववर्ती उपन्यास है। संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय ने लगभग 120 साल पहले पलामू अंचल की कोल जाति का रोजानमचा लिखा है। इसमें कथा आख्यान प्रबल है, समस्या समाधान कम। यह पहली बार जनजातियों को करीब से देखने का प्रयास करता है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय आरण्यक नामक उपन्यास में मुंडा, सवताल आदि जातियों के जीवन के प्रति बेचैन मानवीय वेदना का चित्रण है। महाश्वेता देवी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बिरसा की कहानी कहती हैं। इसमें बिरसा मुंडा। आगे अगली कड़ी में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि महाश्वेता देवी और सामाजिक चेतना का क्या रोल रहता है। देखिए, इसमें मुंडा समाज ग्राम व्यवस्था पर आधारित है और मुंडा छोटा नागपुर के इलाके में रहते हैं और जंगल को साफ करके गांव तैयार करते थे। शुरू में गांव के मालिक खुद थे और उन्हें किसी को लगान नहीं देना पड़ता था।
इस उपन्यास का मूल बांग्ला नाम के अनुसार है जंगल का अधिकार, यानी कि अरण्येर अधिकार। वास्तव में जंगल पर जिनका मूलतः अधिकार था वे सरकारी नीतियों के कारण उस अधिकार से वंचित हो गए। उन्हें जमीन के लिए लगान देना पड़ा और लगान की बढ़ती राशि की पूर्ति करने के लिए वे ऋण लेने लगे और ऋण न चुका सकने की स्थिति में वो अपनी ज़मीन से बेदखल होते गए। शुरू में जो जंगल के मालिक थे, शोषण के कारण वह गरीबी के गर्त में चले गए। उनकी संस्कृति पर बाहर के लोगों का दबाव पड़ने लगा। ईसाई मिशनरी मुंडाओं को ईसाई बनाने में लगे हुए थे, फिर भी वह मुंडाओं को और उनकी संस्कृति को हेय समझते थे। इस तरह मुंडाओं के सामने अस्तित्व का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस संदर्भ में वे अपने अधिकार के लिए किसके पास जाएं? कहीं कोई सहारा न पाकर मुंडा विद्रोह कर उठते हैं, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने संभाला है। इस विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है, जिस शब्द में इस विद्रोह को धर्म युद्ध के अर्थ छटा दी जाती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम 6 वर्षों में यानी 1895 से 1900 मुंडाओं ने 2 बार विद्रोह करने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन उनके विद्रोह का सामना करने के लिए पूरी तरह से सन्नद्ध थे। उनके पास भेदे थे, हथियार थे, सैनिक थे। मुंडा विद्रोह टिक नहीं पाया। मुंडाओं ने बाहरी लोगों के दमन और शोषण से अलग होकर जिस मुंडारी राज को प्रतिष्ठा के सपने देखे, वह जून 1900 में बिरसा की जेल में मृत्यु के साथ ही टूट और बिखर जाते हैं। महाश्वेता ने इस विद्रोह के संदर्भ में कथानायक के रूप में बिरसा मुंडा और अन्य साथी मुंडाओं की कहानी प्रस्तुत की है। उनकी सहानुभूति बिरसा और मुंडाओं से तो है ही। वे इस कहानी के माध्यम से एक सवाल उठाते हैं जो व्यक्तियों के अधिकारों और उनका हनन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले दमन चक्र से संबंधित है। महाश्वेता देवी कहते हैं कि शोषण और दमन के विरुद्ध चेतना को उजागर करना लेखक का दायित्व है और बिरसा केंद्रित इस उपन्यास में वो इसी दायित्व का निर्वाह करती हैं। आगे हम देखेंगे अगली कड़ी में कथानक और चरित्र। चलिए, कथानक और चरित्र के तहत हम जो सारांश देखने जा रहे हैं उसके तहत शुरू करते हैं। जंगल के दावेदार के मूल केंद्र में मुंडाओं के अस्तित्व का संकट और उससे मुक्त होने के लिए उनके प्रयास। अंग्रेजी शासक और उनके सहयोगी जमींदार साहू आदि दमन चक्र द्वारा मुंडाओं का शोषण करते हैं। तथाकथित उच्च वर्ग इस संकट की घड़ी में उनका साथ नहीं देते या सहयोग नहीं करते। बिरसा इस संघर्ष का स्रोत है। वह सहायता के लिए ईसाई पादरियों के पास जाता है या हिंदू धार्मिक नेताओं का आसरा चाहता है। दोनों से असंतुष्ट होकर वह कहता है उसे अपने ही बल पर लड़ना होगा। वह यह भी जानता है कि मुंडाओं का परंपरागत धर्म भी जीर्णशील है। वह अपने ही धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। उनके अनुयायी बिरसाइत कहलाते हैं। इस तरह उनके संघर्ष में धर्म का पुट है। बिरसा में सारी दुनिया से लोहा लेने का विश्वास है, लेकिन उसके पास भौतिक साधन नहीं है। अंग्रेजों के आग्नेयास्त्रों जो अंग्रेजों के पास वस्त्र हैं, उनके सामने उनके तीर तलवार काम नहीं आते। इससे बिरसा निरुत्साहित नहीं होता, बल्कि कर्मठ व्यक्ति की तरह निरंतर संघर्ष की योजना तैयार करता है। उसकी हार में उसकी जीत है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महाशक्तिमान अंग्रेजी शासन इस साहसी युवक को पराजित करने के लिए अकर्म का सहारा लेती उपन्यासकार संकेत करती है कि जेल में उसे अलग करके विषपान द्वारा उसका अंत किया गया। इस कारण स्थिति में उसका चरित्र और महान हो उठता है। आगे देख और आज के लास्ट कड़ी में हम देखेंगे जंगल के दावेदार एक मूल्यांकन के रूप में उसका सारांश। और यह इस जंगल के दावेदार महाश्वेता देवी, जिसकी कहानी बिरसा मुंडा और मुंडाओं की जो परंपरागत जो विद्रोह है उस पर है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, उसकी आखिरी कड़ी है। जंगल के दावेदार मुंडा विद्रोह पर आधारित उपन्यास, जो उपन्यास के लेखन से 80 वर्ष पूर्व की घटनाओं पर आधारित है। इसका प्रमुख पात्र बिरसा मुंडा है। अंग्रेजों तथा उनके सहायक जमींदार आदि के विरोध में, उनके शोषण के खिलाफ था। अनेक अधिकारों की मांग करते हुए 26 वर्ष की आयु में प्राण न्यौछावर कर देता है। महाश्वेता देवी के लिए वह विद्रोह इतिहास के पन्नों पर अंकित घटना मात्र नहीं, बल्कि उसमें चिरंतन सत्य छिपा हुआ है। 1895 1975 की घटनाओं में समानता देखी जा सकती है। उनके लिए अधिकारों की मांग और उस मांग के विरोध में दमन चक्रों ही समय स्थान की दृष्टि से प्रासंगिक है। इसी के वो समय की ऐतिहासिकता कहती हैं। महाश्वेता देवी ने शुरू में रोमानित था लेखन को ही अपनाया था। कथा लेखन को नटी तिमिर लगन 1959 प्रेम अंतरंगता आदि प्रारंभिक उपन्यासों में परंपरागत रूप से प्रेम का रोमानी चित्रण है। बाद में उनका लेखन स्वदेश से हो जाता है। उपन्यास को प्रत्यक्ष रूप से जनजीवन के अन्य परिचय के घोषणा माध्यम के रूप में तब्दील कर देते हैं। इस परिवर्तन के पीछे कई कारण। झांसी की रानी की कहानी से प्राप्त साहसिक चेतना, वामपंथी विचारों की ओर रुझान, आदिवासी जनजीवन से निकट परिचय और सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में देश की राजनीति, आर्थिक गतिविधियों का पता ठिकाना, इन सबके कारण उनका साहित्य समसामयिकता के गवाह पर वास्तविकता के ठोस धरातल पर उतर आता है।
1084 माह में नक्सल पंथ की पृष्ठभूमि है। ऑपरेशन बसाई टूडू नक्सल पंथ की राजनीति को वर्णित करता है। MWR लखिंद में मजदूरों और खेतिहारों का चित्रण है। इसी कथा यात्रा की प्रणति के रूप में जंगल के दावेदार, जिसमें अत्याचार शोषण के विरुद्ध मुंडा लोगों के विद्रोह का चित्रण है। इस कथा यात्रा की प्रणति के रूप में जंगल के दावेदार, जिसमें अत्याचार और शोषण के विरुद्ध मुंडा लोगों के विद्रोह का चित्रण है। महाश्वेता देवी वर्तमान में इतिहास की छाया देखती हैं। 1975 की आपातकालीन राजनीति भी अधिकारों की मांग को कुचलने और मौलिक अधिकारों को हनन का परिचायक है। इस दृष्टि से बिरसा उनके लिए धर्म युद्ध का प्रतीक है, उदात्त चरित्र है। वे मात्र कथाकार नहीं, नक्सलवाद, आदिवासी तथा मानवता के लिए हमदर्द है। तो आज हमने पेश किया MST 16 के तहत, आप यहाँ देख सकते हैं MST 16 इग्नू पाठ्यक्रम, यमे पाठ्यक्रम के तहत MST 16 भारतीय उपन्यास जंगल के दावेदार, लेखिका महाश्वेता देवी, जिसकी कहानी बिरसा मुंडा से जुड़ी है और बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। MST सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम आपके सामने पेश किया। आप कम समय में पूरे सारांश को देखने के लिए यह बेहतरीन है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।